अरावली पर्वत श्रृंखला ये सिर्फ पहाड़ नहीं है बल्कि भारत के सबसे पुराने सबसे अडिग प्रहरी हैं। लेकिन आजकल ये एक ऐसे कानूनी और पर्यावरणीय बवंडर के केंद्र में है जो इनके करोड़ों साल पुराने अस्तित्व को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये सिर्फ पहाड़ों की लड़ाई नहीं है, ये हमारे आने वाले कल की लड़ाई है। बात है दिसंबर 2025 की, जब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने एक सुलगते हुए विवाद में घी डालने का काम किया और अरावली का मुद्दा राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया। देखिए, ये सिर्फ एक कोर्ट का फैसला नहीं था, ये एक अलार्म था, एक चेतावनी कि हम कुछ बहुत कीमती खोने के कगार पर हैं। जरा देखिए कि कितनी तेजी से सब कुछ बदला। मई 2024 में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है। नवंबर 2025 आते आते सुप्रीम कोर्ट एक नई परिभाषा अपनाकर नए माइनिंग लीज पर रोक लगा देता है। लगा कि चलो पर्यावरण की एक बड़ी जीत हुई। लेकिन फिर सिर्फ एक महीने बाद दिसंबर में भारी विरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले पर रोक लगानी पड़ी। एक कदम आगे और फिर 2 कदम पीछे। आखिर ऐसा हुआ क्या? तो इस पूरे बवाल की जड़ आखिर है क्या? हैरानी की बात है कि ये पूरा का पूरा मामला सिर्फ एक शब्द की परिभाषा पर टिका है। जी हाँ, अरावली असल में है क्या? यही वो सवाल है जो इस पूरे संघर्ष के दिल में है। ये रही वो विवादास्पद परिभाषा। कमिटी ने कहा कि 100 मीटर से ऊंचा कोई भी जमीनी हिस्सा अरावली पहाड़ी है। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसका असली मतलब समझिए। इस परिभाषा की वजह से कई छोटी छोटी लेकिन पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी पहाड़ियां, जिन्हें स्थानीय लोग मुंगर या डूंगरी कहते हैं, वो अरावली का हिस्सा ही नहीं मानी जाती। नतीजा, माइनिंग के लिए वो सारा इलाका खुल जाता जो पहले सुरक्षित था। बस इसी वजह से इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इस कानूनी दांव-पेच को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर हम लड़ किसके लिए रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के असली किरदार से, खुद अरावली पर्वतमाला से। ये कोई छोटी मोटी पहाड़ी नहीं है, ये लगभग 692 किलोमीटर लंबी एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। सोचिए, दिल्ली के दिल से शुरू होकर गुजरात के छोर तक फैली हुई है। ये दूरी दिल्ली से भोपाल तक की दूरी से भी कहीं ज्यादा है। और अब जरा इसकी उम्र पर गौर कीजिए। ये प्री कैम्ब्रियन काल की हैं। इसका मतलब है जब धरती पर जीवन बस पनप ही रहा था, तब अरावली का जन्म हो चुका था। ये हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी है। ये धरती के इतिहास की एक जीती जागती गवाह है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो माउंट आबू पर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर्स है। ये इसकी शान का एक और सबूत है, जो राजस्थान के मैदानों पर गर्व से खड़ी है। लेकिन अरावली सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है, ये तो उत्तर भारत की लाइफलाइन है। ये एक दीवार की तरह थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। ये भारत के मॉनसून की दिशा तय करती है। जमीन के नीचे एक स्पंज की तरह पानी सोखकर करोड़ों लोगों का ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है। ये अनगिनत जंगली जानवरों का घर है और लूनी, साबरमती जैसी नदियां यहीं से निकलती हैं। तो सीधी सी बात यह है कि अरावली उत्तर भारत की एक खामोश गार्डियन है, और अब इसी गार्डियन पर चारों तरफ से हमला हो रहा है। तो अब आते हैं संघर्ष की असली वजह पर। ये टक्कर है अरावली की कुदरती कीमत और उसके अंदर छिपे आर्थिक खजाने के बीच। जो इसका खजाना है, वही आज इसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। इस दुविधा को यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है। एक तरफ है खजाना, चूना पत्थर, संगमरमर, तांबा और इनसे आने वाली आर्थिक तरक्की, और दूसरी तरफ है खतरा। उसी खजाने को निकालने की होड़ में होता अवैध खनन, कटते जंगल और शहरों का फैलता कंक्रीट का जाल, जो धीरे धीरे इसे निगल रहा है। पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल है, इसका एक अच्छा उदाहरण हमें सारंडा के जंगलों के केस में मिलता है। ये एक छोटी सी कहानी है जो पूरे देश की एक बहुत बड़ी चुनौती को दिखाती है। सारंडा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला। गो और नो गो जोन बनाए। गो जोन वो इलाके थे जहां कंट्रोल के साथ माइनिंग हो सकती थी, और नो गो जोन वो थे जहां पर्यावरण बहुत नाजुक था और माइनिंग पर पूरी तरह पाबंदी थी। ये एक कोशिश थी संतुलन बनाने की। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ अदालतों और सरकारों के बीच नहीं लड़ी जा रही है। अब मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो से, उन समुदायों और एक्टिविस्ट से जो अरावली को बचाने के लिए जमीन पर लड़ रहे हैं। यहाँ भील और मीणा जैसे आदिवासी समुदाय रहते हैं, जिनका इन पहाड़ियों से सिर्फ जमीनी नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्ता है।
उनकी मशहूर मांडना कला सीधे सीधे अरावली के पेड़ पौधों और जानवरों से प्रेरणा लेती है। इसलिए जब कोई पहाड़ कटता है तो सिर्फ पत्थर नहीं कटते, बल्कि एक जीती जागती संस्कृति का एक हिस्सा भी खत्म हो जाता है। और इसी विरासत को बचाने के लिए एक जमीनी आंदोलन खड़ा हुआ, सेव अरावली मूवमेंट। इस आंदोलन को ताकत मिली राजेंद्र सिंह जैसे लोगों से, जिन्हें उनके काम के लिए भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है। इन लोगों ने लड़ाई हर मोर्चे पर लड़ी, सड़कों पर उतरकर लोगों को जोड़ा तो अदालतों में जनहित याचिकाओं यानी PIL से कानूनी जंग छेड़ी, साइंटिफिक डेटा का इस्तेमाल करके साबित किया कि कितना नुकसान हो रहा है, और #सेव अरावली जैसे अभियानों से सोशल मीडिया पर एक जोरदार आवाज बुलंद की। इस आंदोलन की सोच का आधार क्या है? वो ये है कि अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है, बल्कि ये एक अकेला जीता जागता इकोसिस्टम है जिसका हर एक हिस्सा दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को एक बड़े सवाल पर खत्म करते हैं। ये मुद्दा सिर्फ एक इलाके का नहीं है, ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी का सवाल है। कानून में एक बहुत ही पावरफुल सिद्धांत है जिसे पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन कहते हैं। इसका आसान सा मतलब है कि सरकार हमारे नदी, जंगल और पहाड़ों के मालिक नहीं है, बल्कि सिर्फ एक ट्रस्टी, एक संरक्षक है। ये हम सबकी साझी अमानत है जिन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए संभाल कर रखना सरकार की जिम्मेदारी है। और यहीं से इंटरजेनरेशनल इक्विटी यानी अंतरपीढ़ीगत समानता का विचार आता है। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम इस धरती को अगली पीढ़ी को उसी हाल में सौंपे जैसी हमें मिली थी, या हो सके तो उससे बेहतर। ये विरासत हमने अपने बच्चों से उधार ली है, हम इसके मालिक नहीं हैं। अरावली 30 करोड़ सालों से अटल खड़ी है। इसने डायनासोर का जमाना देखा है, महाद्वीपों को अपनी जगह बदलते देखा है। अब सवाल ये है, क्या हमारी पीढ़ी सिर्फ कुछ दशकों के फायदे के लिए इतिहास में उस पीढ़ी के तौर पर याद की जाएगी जिसने इस प्राचीन संरक्षक को खत्म कर दिया? इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर देना होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।